नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल बोर्ड एसएससी एग्जाम। हो सकता है कि आप में से कई लोग जो हों जो हैं पहली बार मेरी शक्ल देख रहे हो। कई ऐसे होंगे जो पहले से मुझे जानते होंगे, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग मुझे पहले से जानते होंगे वो मुझसे नाराज नहीं होंगे। लेकिन जो लोग मुझे पहले से नहीं जानते हैं और इस वीडियो का वेट कर रहे थे कि एसएससी जीडी का कट ऑफ का एक वीडियो आएगा और एसएससी जीडी का कट ऑफ बताया जाएगा, तो उनको जरूर थोड़ी सी नाराजगी होगी। तो हम उन सभी से मैं पहले हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ भाई कि ये वीडियो लेट आया, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि कुछ स्वास्थ्य कारणों से, कभी कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से ये वीडियो आपके सामने नहीं आ पाया। और अगर मैं लाइव हो गया हूँ तो प्लीज बता दें कि हाँ, आप सब लाइव हो गए हैं। आई थिंक मैं लाइव हो गया हूँ और आप सभी मेरी आवाज जो है वो सुन पा रहे होंगे। 2-3 दिन से तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाया, अदरवाइज ये वीडियो आपके पास 2 दिन पहले ही आ गया होता। लेकिन उससे एक फायदा ये हुआ कि जहां पर मैं ये सोच रहा था कि मैं 7,000 या 8,000 के डेटा को एनालाइज करूंगा, वो डेटा जस्ट डबल हो गया। मतलब इसके बीच में वो पुरानी वाली वीडियोस जो हैं वो काफी चल गई और लोगों ने लगातार मेरे ऊपर विश्वास दिखाया और ये फॉर्म भरा। मैंने भी बहुत मेहनत से एनालिसिस की है और मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा डेटा अगर होता तो मैं हैंडल भी नहीं कर पाता। लगभग आपके सामने जो डेटा मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, एग्जैक्टली मैं डेटा रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। मैं आपको कट ऑफ भी बता दूंगा कि भाई इस डेटा के हिसाब से ये कट ऑफ होनी चाहिए, लेकिन आप सभी का थोड़ा सा समझदारी भरा रवैया बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि मैं एसएससी नहीं हूं और मैं कट ऑफ बता रहा हूं तो जरूरी नहीं है वही कट ऑफ ही आएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं। जिस प्रकार एग्जिट पोल होता है उसी प्रकार के प्रेडिक्शन मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि जो मेरे पास डेटा आया उसमें से कुछ बच्चों ने अपने मार्क्स 95, 98 भी भर रखे हैं। एक ने तो 100 भी भर रखे हैं, एक तो ने 99.99 भर रखे हैं। तो इस तरह की चीजें भी हुई हैं मेरे साथ, तो मैंने उन डेटा को डिस्कार्ड कर दिया। मतलब इवन अगर 92 मैंने मैक्सिमम मार्क्स को कंसीडर कर लिया है कि चलो किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी तो 92 मार्क्स हम कंसीडर कर लेते हैं, बट 99 और 95 मेरी समझ से परे थे, तो मैंने उस डेटा को हटा दिया। अब ये देख लेते हैं कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एसएससी जीडी का कट ऑफ आता कैसे है, किस प्रकार वो लोग स्टेट वाइज कट ऑफ निकालते हैं, पोस्ट वाइज कट ऑफ निकालते हैं, और ऐसे में हम अपने सिलेक्शन का कट ऑफ कैसे मेजर करेंगे या मैंने एनालिसिस कैसे किया है, और आप देखिएगा कि वो मेथड एनालिसिस का ठीक है या नहीं। स्टेट वाइज मैं आपको अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के कट ऑफ आपको बता दूंगा, जो मेरे प्रेडिक्शन है, जो इस डेटा के हिसाब से होने चाहिए। शिफ्ट वाइज मैं आपको ये बता दूंगा कि शिफ्ट वाइज मेरे डेटा में टॉपर कितना था, एवरेज मार्क्स शिफ्ट का कितना रहा, किस शिफ्ट में मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं और किस शिफ्ट में मार्क्स घटने के चांसेस हैं। इवन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कितना कितना मार्क्स बढ़ पा रहा है और कितना कितना मार्क्स घट पा रहा है। थोड़ी देर आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी चीजों को समझिए। मेरे पास जो डेटा है वो लगभग मैंने जो एनालाइज किया है, अभी भी डेटा थोड़ा सा और बढ़ गया है, ये 14,800 के आसपास हो गया था जब तक मैं फाइनली आ रहा था यहाँ पर, लेकिन मैंने जो एनालाइज किया है वो 14,256 लोगों का डेटा एनालाइज किया है। मैं और मेरी टीम ने मिलकर के 2-3 दिन में इसको एनालाइज किया है। काफी बड़ा डेटा था और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी एक्सट्रीमम लिमिट थी। अभी तक मैंने कभी भी इतना बड़ा डेटा एनालाइज नहीं किया था, तो मुझे नहीं लगता कि एसएससी जीडी में इतना बड़ा डेटा मतलब शायद किसी के पास होगा इस तरह का फॉर्मेट में कि कौन से स्टेट से है, कितना नंबर है, किस कैटेगरी से है। तो इसका एक इंटरेस्टिंग जो कंक्लूजन है वो ये रहा कि इस 14,256 लोगों के डेटा में केवल 1,086 कैंडिडेट ऐसे मिले मुझे, केवल 1,086 कैंडिडेट मुझे ऐसे मिले जिनके मार्क्स 75 या 75 से अबव है, यानी कि 75 नंबर से ज्यादा है। तो ये एक राहत वाली बात हो सकती है। राहत वाली बात देखिए हो सकती, मैं इसलिए बोल रहा हूं हो सकता है ज्यादा नंबर वालों ने फॉर्म ही ना भरा हो, वो कंफर्म हो गए होंगे, उनको कट ऑफ देखने की जरूरत ही नहीं है, तो हो सकता है उन्होंने फॉर्म ना फिल किया हो। अगर दूसरा केस है कि नहीं उन्होंने फॉर्म फिल भी किया है, तो भी 1,086, 14,000 के डेटा में 1,086 बच्चे यानी कि 7.61% 75 मार्क्स पाए हैं। तो ये थोड़ी सी राहत की बात है। इसका मतलब जो पेपर था वो एक्चुअल में इस बार परेशान किया है लोगों को और लोगों के नंबर उतने नहीं बन पाए हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि लगभग 75 मार्क्स पाने वाले कम से कम 2 से 2,500 बच्चे होंगे, लेकिन वो जस्ट हाफ निकला। जब मैंने कैलकुलेट किया तो 1,086 एग्जैक्ट बच्चे ऐसे थे जिनके 75 से ऊपर मार्क्स है। दूसरे डेटा वो है जो 70 से 75 के बीच में आए हैं, वो 1,306 बच्चे हैं, यानी कि उन स्टूडेंट्स का डेटा 1,306 है
जिनके मार्क्स इस डेटा में 70 से 75 आए, 70 to 75 आए। 65 to 75 70 पाने वाले बच्चों का जो डेटा है वो 1913 है, वो लगभग 13.4% है इस डेटा का। मतलब मेरे डेटा का 10% 13% ऐसा है जो 1913 बच्चे ऐसे हैं जो 65 to 70 पाए हैं। फिर आप देखिए कितना बड़ा आंकड़ा हो जाता है, 60 to 65 अचानक से बहुत पीक आया है और 2510 बच्चे आए। या कहूं तो मेजॉरिटी ऑफ पीपुल जो है, आप देख सकते हैं कि 6815 बच्चे इस पूरा डेटा में, 14256 में से 6815 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 अबव बता रहे हैं। वो रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स की बात नहीं हो रही, नॉर्मलाइज तो किसी को पता नहीं। तो 47.80% डेटा जो है, 50% भी नहीं है, उनके मार्क्स कितने हैं, 60 अबव है। 60 अबव में ये सब जोड़ दिया है मैंने, ये बीच का बाइफर्केशन आपके सामने यहां पर रखा हुआ है। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। अच्छा, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो मकर संक्रांति का पर्व ऑली बोर्ड पे चल रहा है, आप एसएससी की सारी क्लासेस करना चाहते हैं, सारे नोट्स लेना चाहते हैं, कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, तो एसएससी सुपर एलाइट पैक ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपको किसी और से पढ़ना अच्छा नहीं लगता लेकिन मॉक देना अच्छा लगता है, तो ऑली बोर्ड मॉक के लिए ही जाना जाता है। आप एसएससी एलाइट दे सकते हैं जिसमें 400 से अधिक टेस्ट आपको मिलेंगे, और ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत कम पैसों में, बहुत कम पैसों में आपको राहुल सर कोड यूज करके मिल जाएंगे। और मैं आपसे दावा करता हूं कि जितना आपने सोचा होगा उसका प्राइस, इसका प्राइस, इन सबका प्राइस इससे कम ही होगा। तो ये कोड जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं भाई वैकेंसी कितनी थी। तो जो मेल वैकेंसी थी वो 22,424 थी, जो फीमेल वैकेंसी थी 2,847 थी। इस प्रकार 25,271 वैकेंसी थी। पिछली बार जो वैकेंसी हमने देखी थी, पिछली बार 60,000 वैकेंसी थी। 60,000 वैकेंसी में उन्होंने 5,54,903 कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया था रिटन के बाद, पीईटी के लिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, फिर उसके बाद पीएचटी के लिए, और फिर उसके बाद जब फाइनली वो लोग पहुंचे थे तो 1,52,226 लोगों को मेडिकल के लिए लेके गए थे। फाइनली वो किसके लिए लेके गए थे, वर क्वालिफाइड फॉर द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद 60,000 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो आंकड़ा ये है कि अगर 60,000 वैकेंसी थी, आंकड़ा ये है कि अगर 60,000 वैकेंसी थी तो उन्होंने बुलाए कितने, उन्होंने बुलाए 5,54,000, ऑलमोस्ट 10 गुना बुला लिए, ऑलमोस्ट 10 गुना बुला लिए। और उसके बाद पीईटी और पीएचटी में, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो दौड़ हो गई आपकी, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो हाइट और चेस्ट वाला जो मेजरमेंट होता है वो करने के बाद 1,52,226 लोगों को क्वालिफाई कराया, 1,52,226 लोगों को फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कराया। तो ये कह सकते हैं कि 60,000 का 2.5 गुना जो है वो मेडिकल के लिए क्वालिफाई कराया। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार 25,000 वैकेंसी है, तो लगभग वो 2.5 लाख लोगों को बुलाएंगे। किसके लिए, मैंने ये सारे आंकड़े अपने दिमाग में रखे हैं और उस हिसाब से कट ऑफ बनाने की कोशिश की है। 2,500 से 2.5 लाख लोगों को वो मैं मान रहा हूं कि वो बुलाएंगे। कितने भी बैठे उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2.5 लाख लोगों को वो आपका रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कराएंगे, पीईटी के लिए बुलाएंगे, पीएचटी के लिए बुलाएंगे। और फिर 2,500 का 2.5 गुना, फिर 2,500 का 2.5 गुना, यानी कि 2.5 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा, लगभग आपके कितना 2.5 गुना कह रहा हूं, ये 60,000 का ये कितना हुआ, हाँ ठीक है 2.5 गुना, तो 25,000 का 2.5 गुना, लगभग ये मान के चलो कि 62,000 लोगों के आसपास, 62,000 लोगों के आसपास वो आपको क्वालिफाई कराएंगे फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। ऐसा पिछली बार के आंकड़े को देखता हुआ मैं कह रहा हूं भाई। 60,000 वैकेंसी थी, 5,54,000 क्वालिफाई कराए, लगभग 10 टाइम क्वालिफाई, लगभग 10 टाइम क्वालिफाई कराया। आप 9 गुना कह ले तो 9.4% आता है अप्रोक्सीमेटली, तो 9 गुना मान लेते हैं उन्होंने रिटर्न के बाद क्वालिफाई कराया था। रिटर्न के बाद क्वालिफाई कराने के बाद उन्होंने पीईटी और पीएचटी में जो क्वालिफाई कराया था वो 1,52,000 कराया था। 1,52,000 का मतलब हो गया लगभग 2.5 गुना, 60,000 का 2.5 गुना लगभग, है ना, 25 × 150, ठीक। यहां पर भी हम लोग वही डेटा ले लेते हैं, तो 2,500 वैकेंसी है, 25,000 वैकेंसी है, 25,000 का 10 गुना 2.5 लाख बुलाएंगे, और इसका 2.5 गुना 2.5 गुना जो है वो लगभग मान चलो कि 62,000 लोगों को मुझे लग रहा है कि वो ऐसा बुलाएंगे, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। फिजिकल का कट ऑफ मुझे नहीं पता है, मैं आपको रिटन टेस्ट का ही कट ऑफ बता सकता हूं। अब छोटा सा एक चीज और देख लो कि आपका नॉर्मलाइजेशन किस पे डिपेंड करता है। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं, ये कोई भी कैंडिडेट होगा उसके लिए सेम रहेगा। ये हाईएस्ट शिफ्ट कट ऑफ होता है, यानी कि जिस शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क्स गए होते हैं
उसका मीन और डेविएशन जो है वो ये लिया जाता है यहां पर। तो ये किसी भी कैंडिडेट के लिए कॉमन रहता है, एसएससी जिस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को यूज करती है। ये जो आंकड़ा है वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, इसमें आपको कोई फर्क नहीं। ये जो है ये ओवरऑल शिफ्ट का मीन होता है, और ये ओवरऑल शिफ्ट में आपका जो टॉपर का मीन होता है वो ये होता है, और ओवरऑल शिफ्ट का जो एवरेज होता है वो ये होता है। तो किसी भी कैंडिडेट के लिए ये दोनों आंकड़े भी सेम रहते हैं। आंकड़ा बदलता कहां पर है, ये है आपके टॉपर के नंबर, यानी कि आपकी शिफ्ट में जो 0.1% टॉपर होंगे उनका मीन और डेविएशन यहां पर होता है, आपकी शिफ्ट का एवरेज मीन और डेविएशन यहां पर होता है, आपके मार्क्स यहां पर होते हैं, और आपके शिफ्ट का एवरेज मीन और डेविएशन यहां पर भी होता है। तो इसका मतलब आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो सिर्फ पेपर की कठिनता पर ना डिपेंड करके टॉपर के मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके टॉपर ने आपकी शिफ्ट में या आपकी शिफ्ट में जो भी टॉपर रहे हैं 0.1% उनके मार्क्स कितने आए हैं, उस पर भी आपका नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। तो इस तरीके से मार्क्स घटते बढ़ते हैं। तो मैंने टॉपर के मार्क्स को भी कंसीडर किया है, मैंने शिफ्ट के मार्क्स को भी कंसीडर किया है, मैंने ओवरऑल सबसे टफ शिफ्ट के मार्क्स को भी कंसीडर किया है, और मैंने ओवरऑल मीन को भी कंसीडर किया। तो मैंने सबको कंसीडर किया। ठीक, अभी आप बात करते हैं, मैं आपको एक एक करके आपको सब कुछ समझा रहा हूं। अब सबसे पहले ये देख लीजिए कि रिजल्ट वो लोग बनाते कैसे। मैंने पिछले साल का एक रिजल्ट उठाया है जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। कई सारे लोग कहते हैं कि सर आप कट ऑफ गलत बताते, तो ये वाला कट ऑफ है था, ये था कट ऑफ, वो तो कट ऑफ। मैंने कट ऑफ ये लोग कई सारे निकालते, इतने सारे कट ऑफ निकाले इन्होंने। अब समझिएगा, यहां पर जो पोस्ट ए है ये शायद CISF की है, फिर उसके बाद बी पोस्ट जो है वो असम राइफल्स की, सॉरी एफ जो है वो असम राइफल्स की है, ई किसी और उसकी है, डी किसी और एजेंसी की है, उससे हमें मतलब नहीं होता है। हमें सिर्फ ये अपनी, भाई हमें तो नौकरी चाहिए, हमें चाहे असम राइफल्स में दे दो, चाहे CISF में दे दो, चाहे जिसमें दे दो, आपने जिस तरह से प्रेफरेंस वगैरह भरी होगी या जिस तरीके से आपके स्टेट में वैकेंसी होगी उस तरह से आपको मिल जाएगी। अब देखिएगा गौर से, यहां पर एरिया लिखा हुआ है, तो बेसिकली जो मैंने कंसीडर किया है वो जनरल एरिया को ही कंसीडर किया है। यहां पर होते क्या है, एक जनरल एरिया होता है, G फॉर जनरल एरिया, B फॉर बॉर्डर एरिया, और N फॉर नक्सलाइट एरिया। हर स्टेट पर SSC GD ने एक लिस्ट निकाल के रखी हुई है जिलों की। उस जिले से अगर आप फॉर्म भरे हैं या उस जिलों में आप पोस्टिंग चाहते हैं तो वो नक्सलाइट एरिया है, कुछ बॉर्डर एरिया है, हर राज्य में ऐसा लिस्ट है। तो लिस्ट में आप चाहें तो SSC की लिस्ट में आप SSC की उसमें वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। तो जो हमें देखना होता है, जो हमारा जनरल होता है, जो मैंने देखा है, मैंने जनरल एरिया का अनरिजर्व कट ऑफ देखा है, मैंने जनरल एरिया का OBC कट ऑफ देखा है, मैंने जनरल एरिया का SC कट ऑफ देखा है। यानी कि मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको सबसे लास्ट पोस्ट, वैसे असम राइफल्स जो है अधिकतर राज्यों में भरी जाती है, असम राइफल्स की जो पोस्ट होती है वो मोस्टली उसका कट ऑफ सबसे कम जाता है। तो मैंने उस कट ऑफ को मेजर करने की कोशिश की है कि कम से कम आपको असम राइफल्स में आप कैसे जा सकते हैं या वहां पर आपकी पोस्टिंग कैसे हो सकती है। उसकी कट ऑफ के लिए मैंने एफ को मेजर किया है, और एफ में भी मैंने जनरल एरिया को मेजर किया है। मैंने नक्सलाइट के लिए कट ऑफ नहीं निकाला है, मैंने बॉर्डर एरिया के लिए कट ऑफ नहीं निकाला है। तो जो मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं, नक्सलाइट एरिया और बॉर्डर एरिया के लिए कट ऑफ उससे कम ही होगा। नक्सलाइट एरिया और बॉर्डर एरिया के लिए कट ऑफ उससे कम ही होगा। इवन अगर आप पोस्ट वाइज प्रेफरेंस देखेंगे तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एफ कैटेगरी की पोस्ट, जो कि असम राइफल्स की होती है, मोस्टली अधिकतर राज्यों में इसकी वैकेंसी काफी ज्यादा निकलती है। तो ये जो है ये कैटेगरी, मैं आपको केवल उसी की कट ऑफ बताने जा रहा हूं। तो मैं जो आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं बाकी सभी पोस्ट के लिए वो क्या हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक, अब आप जो भी डाउट है वो आराम से आप पूछ लेना, परेशान नहीं होना। थोड़ा सा एक बार कस के वीडियो को शेयर कराओ, है ना, तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। आपको मैं पूरा डिटेल इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप समझ सके कि ये एनालिसिस कैसे की गई है। अब आप मान लीजिए कहीं पर आंकड़ा देखेंगे तो कोई आपको ये 44.18 बता देगा। अब ये ST कैटेगरी का कट ऑफ है, ये किसका कट ऑफ है, ST कैटेगरी फॉर जनरल एरिया फॉर D पोस्ट के लिए। तो ये हर पोस्ट के लिए, हर स्टेट के लिए और हर एरिया के लिए कट ऑफ अलग हो जाता है। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं, मैं आपको एक जनरल कट ऑफ बताने जा रहा हूं जो मिनिमम हो सकता है जनरल एरिया के लिए। नक्सलाइट एरिया के लिए थोड़ा और कम हो जाएगा, बॉर्डर एरिया के लिए थोड़ा और कम हो जाएगा। इवन पोस्ट की बात करेंगे तो किसी और पोस्ट के लिए हो सकता है हायर हो जाए, किसी पोस्ट के लिए कम हो जाए। तो ये अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वेरी करेगा। ठीक, अब यहां पर एक चार्ट मैंने पूरा प्रिपेयर किया है, यहां पर आपकी शिफ्ट वाइज इजीनेस और हार्डनेस को दर्शाया गया है। अगर देखा जाए तो इजीएस शिफ्ट जो इस आंकड़े के मुताबिक है, जिसका एवरेज जा रहा है 64.01, वो है 8 दिसंबर की शिफ्ट 1। मैं आपको बताऊंगा कि अभी 8 दिसंबर की शिफ्ट 1 में कितने मार्क्स घट सकते हैं या फिर बढ़ सकते हैं। तो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट जो नजर आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, भाई मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि सबसे इजीएस्ट शिफ्ट कौन है।
मैंने सबके मार्क्स लिए, उस शिफ्ट के लड़कों का एवरेज निकाल लिया, जो एवरेज आया, तो जिस शिफ्ट का एवरेज सबसे ज्यादा आया इसका मतलब उसमें बच्चों ने ज्यादा अटेम्प्ट किया है, उसमें स्टूडेंट्स के ज्यादा मार्क्स है कि नहीं? बताओ मैं गलत कह रहा हूं क्या? जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा एवरेज आपका किस शिफ्ट का निकला है? 8 दिसंबर शिफ्ट 1, फिर उसके बाद 9 दिसंबर शिफ्ट 2 है जिसका एवरेज 62.29 निकल रहा है, और इसमें टॉपर के मार्क्स सबसे ज्यादा है 95। इतने मार्क्स मुझे किसी के नहीं मिले, और ये एक ही लड़का ऐसा था जिसका 95 मार्क्स थे, लेकिन फिर भी ऑन द एवरेज मैंने इसको यहां पर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी शिफ्ट का एवरेज 64 से ऊपर नहीं गया है, मैक्सिमम एवरेज जो है वो 64 है। थोड़ा तो और नीचे आएंगे, फिर 10 दिसंबर की शिफ्ट नंबर 2 एवरेज 62.25, 25 नवंबर का शिफ्ट 1 एवरेज 61.88। मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया है, आपने जो मार्क्स मुझे भर के दिए हैं मैंने उस शिफ्ट को उठाया, उस शिफ्ट के सारे बच्चों का डेटा उठाया और उसका एवरेज निकाल करके यहां पर आपको रिप्रेजेंट किया। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आएगा, एक एक करके कट ऑफ में आपको स्टेट वाइज भी बताऊंगा, बहुत डेटा है मेरे पास रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ही 3 दिन मैंने आपको बर्बाद नहीं किए, मेरे पैर अभी भी कांप रहे हैं बुखार की वजह से, लेकिन फिर भी आप परेशान ना हो, आप आराम से जो भी आपका डाउट है मैं आपको दूर कर दूंगा। 25 नवंबर शिफ्ट 3 ये डेटा मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, अगर आप ऐसे यहां पे नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, और आप इसे हमारी ड्राइव से डाउनलोड भी कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं 7 दिसंबर शिफ्ट 3 जिसका एवरेज गया है 61.05। तो ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता कि हर शिफ्ट का मैं आपको एवरेज बताऊं, ये मैं आपको रिप्रेजेंट करा दूंगा। फिर उसके बाद से 16 नवंबर 2 दिसंबर, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर रहा नहीं है कि केवल एक दिन की ही शिफ्ट बहुत ज्यादा कठिन आ गई हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो 8 दिसंबर लाइन से लगा होता। 8 दिसंबर है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर देखिए 25 नवंबर आ गया है, फिर 7 दिसंबर आ रहा है, फिर धीरे धीरे करके ये डेटा जो है वो आगे पीछे होता जा रहा है। ठीक, यहां पर जो मार्क्स लिखे हुए हैं वो टॉपर के मार्क्स हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर शिफ्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर कितना मिला है मुझे, उस पर्टिकुलर शिफ्ट में हाईएस्ट नंबर मुझे कितना मिला है। तो अब जाहिर सी बात है कि इन शिफ्ट में जिन भी बच्चों के मार्क्स हैं, नॉर्मलाइजेशन में इन शिफ्ट के मार्क्स जो है उसमें थोड़ा सा कमी आने की गुंजाइश बन रही है। इन शिफ्ट के मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमूमन जैसे हैं ऑलमोस्ट वैसे ही रहने वाले हैं, जो मॉडरेट लेवल की 1-2 नंबर का फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, ऑलमोस्ट वैसे ही रहने वाला है, एवरेज भी वैसे ही रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, अपनी शिफ्ट देखनी है और अपनी शिफ्ट का एवरेज देखना है। अगर आप अपनी शिफ्ट के एवरेज से बहुत ऊपर हैं तो देन यू आर गोइंग फॉर पीईटी एंड पीएचडी एंड फॉर ए सक्सेसफुल कैरियर। एंड अगर आपका एवरेज से बहुत कम मार्क्स है तो निराश मत होइए, नॉर्मलाइजेशन कभी कभी अभिशाप है तो कभी कभी वरदान भी है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या होता है। अब मैं आपको ले चलता हूं हार्डेस्ट शिफ्ट की तरफ। दिस इज द हार्डेस्ट शिफ्ट। 30 नवंबर शिफ्ट 1, 30 नवंबर की शिफ्ट 1 जो है ये मुझे सबसे हार्डेस्ट मिली, क्योंकि इसका एवरेज ओनली 46.9 और इवन टॉपर मार्क्स भी 59। मैं बिलीव ही नहीं कर पाया, या तो बच्चों ने डेटा नहीं दिया होगा या फिर मेरे पास जो डेटा है वो पूरी तरह से आया नहीं, क्योंकि 59 टॉपर का मार्क होना ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी, और शायद इस वजह से इस शिफ्ट का एवरेज भी कम हो गया। इसका एवरेज जो है 46.9 है। तो सबसे कठिन शिफ्ट जो मानी जा रही है वो 30 नवंबर की शिफ्ट 1 है। इसके बाद ये आप ऊपर आएंगे तो ये इजीनेस शुरू हो जाएगा, मतलब एवरेज आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई एसएससी और रेलवे के एलाइट भी आप ले सकते हैं हमारे पास, क्या करें मजबूरी है, बीच बीच में रखना पड़ता है इसे। फिलहाल आप एक बार चेक जरूर करिएगा, कोड राहुल सर जरूर यूज करिएगा, और इसमें आपको ये सब मिलेगा। सीजीएल के 40 टेस्ट मिल जाएंगे, टीयर 2 45 पास्ट ईयर, ये सब आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टेट वाइज, कुछ एनालाइज करते हैं। आइए स्टेट वाइज एनालिसिस करते हैं। थोड़ी सी स्टेट वाइज एनालिसिस करी जाए तो आंध्र प्रदेश से जो लोग हैं, है क्या कोई अभी जो लोग आंध्र प्रदेश से हैं वो याद रखिएगा, मेरे पास केवल 70 लोगों का रिस्पॉन्स आंध्र प्रदेश से आया था। 64 आंध्र प्रदेश से टॉपर मार्क्स मिले हैं मुझे। एवरेज आंध्र प्रदेश का 45.25 जा रहा है। आंध्र प्रदेश में इस बार फीमेल के लिए वैकेंसी है 69, मेल के लिए वैकेंसी है 544। मेल के लिए गुड वैकेंसी, मैं कहूंगा आंध्रा में फीमेल के लिए भी वैकेंसी अच्छी है। अभी अगली स्लाइड में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि पिछला कट ऑफ कितना गया था और इस बार आंध्र प्रदेश का कट ऑफ कितना जाएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी मैं बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कितने बढ़ेंगे किस शिफ्ट में। आइए अरुणाचल प्रदेश में 10 लोगों का रिस्पॉन्स मिला मुझे केवल।
ये कम डेटा था, एनालाइज करने लायक भी नहीं था। और 48 टॉपर का रहा है मार्क्स, एवरेज जो निकला है वो 33.22 निकला है। फीमेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी इस समय आपकी अरुणाचल प्रदेश में है वो 8 है, मेल कैंडिडेट के लिए 54 है। आसाम की बात करें तो 333 लोगों का रिस्पांस मुझे मिला, 69.5% 9.5 टॉपर के नंबर है, 40.35 एवरेज मार्क्स जा रहा है आपका आसाम का। 152 कैंडिडेट आपके वैकेंसी है फीमेल कैंडिडेट के लिए और 1249 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए। ये जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं ये जनरल एरिया के लिए है, इसमें नक्सलाइट और बॉर्डर एरिया इंक्लूड नहीं है, ये जनरल एरिया के लिए। ठीक है, बिल्कुल आ रहे हैं, बस आ रहे हैं स्टेट वाइज ही आ रहे हैं, बस सब जो मेहनत की है वो तो दिखा लेने तो भाई। बिहार में 25 राज्यों का डेटा है मेरे पास, सिर्फ 25 राज्य का डेटा ही आया है मेरे पास। 1932 लोगों का रिस्पॉन्स आया है, तो आई थिंक ये डेटा बढ़िया था। 86 टॉपर के मार्क्स आए हैं बिहार से, 61.76 एवरेज जा रहा है। 144 फीमेल है और मेल की जो वैकेंसी है वो यहां पर 1146 है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो 224 लोगों का रिस्पॉन्स है, 64 टॉपर के मार्क्स हैं, 45.988 है और 36 फीमेल वैकेंसी है, 281 मेल वैकेंसी है। आप कहोगे सर ये वैकेंसी आप क्यों दिखा रहे हो? जहां ज्यादा वैकेंसी है वहां फाइट कम होगी, जहां कम वैकेंसी है वहां फाइट ज्यादा होगी, वहां पे कट ऑफ अपने आप ही ऊपर चला जाएगा, भले ही नेगेटिव मार्किंग हो चाहे जो कुछ हो। आगे छत्तीसगढ़ 224 लोगों का रिस्पॉन्स मेरे पास आया, 64 टॉपर के मार्क्स थे, हो गया। दिल्ली की बात करें तो 352 लोगों का रिस्पॉन्स आया, 78.75 टॉपर के मार्क्स थे, 58.29 एवरेज गया है। 185 एंड 23 वैकेंसी रहेगी दिल्ली में। गुजरात की बात करें तो 248 लोगों का रिस्पॉन्स मेरे पास है, 68.5 43.43 एवरेज मार्क्स है, 83 फीमेल की वैकेंसी है और 664 जो है वो मेल की वैकेंसी है। हरियाणा की बात करें तो 384 लोगों का रिस्पॉन्स मेरे पास, 84 टॉपर, 61.6 एवरेज, 36 फीमेल वैकेंसी, 279 मेल वैकेंसी। हिमाचल, अपने अपने स्टेट की वैकेंसी देख लेना भाई, मैं आपको बताता जा रहा हूं, आपको केवल अपने स्टेट पे इंटरेस्ट करना है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है, हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में 148 लोगों का रिस्पॉन्स, 60 टॉपर के मार्क्स, 50.53 एवरेज मार्क्स, 10 फीमेल वैकेंसी है, 76 मेल वैकेंसी है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो 275 टॉपर के मार्क्स, जम्मू कश्मीर से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, 200 लोगों का रिस्पॉन्स आया, मुझे पूरे भारत से रिस्पॉन्स आया मेरे पास, है ना। 75 ये टॉपर के मार्क्स है, 48.5 एवरेज है, 61 फीमेल, 49 493 मेल के लिए वैकेंसी है, वैकेंसी ठीक है यहां पर। झारखंड की बात करें तो झारखंड अपना झारखंड 562 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, बहुत बढ़िया। 79 जो है वो टॉपर से मार्क्स रहे, 53.76 एवरेज मार्क्स आया है, 46 जो है वो फीमेल का है और 362 जो है वो मेल का है। इसके बाद कर्नाटक लेके चलता हूं आपको, कर्नाटक से 126 लोगों का रिस्पॉन्स है, 46.25 ओनली टॉपर मार्क 46.25, नोट करिए कर्नाटक वाले 46.25, कर्नाटक वाले याद रखिए, टॉपर का मार्क 46.25, 34.51 एवरेज 34.51, कर्नाटक सिलेक्शन पक्का है यहां से। 86 और 674 वैकेंसी, कर्नाटक से वैकेंसी काफी है। आगे आते हैं, आगे केरला की बात करते हैं। केरला का रिजल्ट पहली बार देर से आया था, 45 लोगों का रिस्पॉन्स है, 46 टॉपर के मार्क्स है, 41.81 जो है वो एवरेज मार्क्स है, 47 फीमेल वैकेंसी है, 368 मेल वैकेंसी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 852 लोगों का रिस्पॉन्स है, काफी ज्यादा रिस्पॉन्स आया है, टॉपर के मार्क्स यहीं से हैं 95, 63.75 एवरेज, बहुत ज्यादा एवरेज है मध्य प्रदेश का। 101 वैकेंसी है और 800 मेल के लिए वैकेंसी है। महाराष्ट्र की बात करें 1215, 75.5 है टॉपर के मार्क्स, 52.57 एवरेज, 155 आपका फीमेल के लिए वैकेंसी है, 1237 जो है वो मेल के लिए वैकेंसी है। हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन जिनका स्टेट है उनको अच्छा लगेगा जानकर। मणिपुर 70, 49 टॉपर के मार्क्स है, 37.6 जो है वो एवरेज मार्क्स है, 15 वैकेंसी है केवल महिलाओं के लिए, 115 वैकेंसी पुरुषों के लिए। नागालैंड, मैं ये जो वैकेंसी आपको बता रहा हूं ये जनरल एरिया की है, इसमें वो वाला एरिया शामिल नहीं है, इसमें वो वाला एरिया शामिल नहीं है जो नक्सलाइज एरिया आप बताते हो, वो सब उसके अंदर शामिल नहीं किया है मैंने। आगे चलते हैं, आप देखो कितना कस के एनालाइज किया, इस एनालिसिस पे आपको भरोसा होना चाहिए। 42 जो है वो टॉपर का मार्क है नागालैंड से, 38.24 एवरेज आ रहा है नागालैंड का। केवल 8 वैकेंसी है महिलाओं के लिए, 78 वैकेंसी है पुरुषों के लिए। आगे जाते हैं, उड़ीसा 336 लोगों का रिस्पॉन्स आया है, 70
टॉपर के मार्क्स हैं 42.86 एवरेज है। अब देखो 70 टॉपर के मार्क्स है, 42.86 एवरेज है। 59 जो है वो आपका महिलाओं की वैकेंसी है और 461 जो है वो पुरुषों की वैकेंसी है। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब 89 62.25 टॉपर के मार्क्स हैं, 52.37 एवरेज, 39 महिलाओं के लिए और 385 आपकी पुरुषों के लिए वैकेंसी है। तो इतने लोगों को तो रिस्पॉन्स है ना कम से कम। पंजाब हो गया। राजस्थान से सबसे अधिक रिस्पॉन्स पाया मैंने, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था 1805, बट एवरेज चौंकाने वाला था 63.51। राजस्थान वाले सावधान हो जाओ भाई थोड़ा। 83.5, 94 जो है वो महिलाओं के लिए है, 755 पुरुषों के लिए। वैकेंसी भी कम है, ताबड़तोड़ फाइट भी हुई है, लड़कों के नंबर भी बहुत ज्यादा है राजस्थान से। तो राजस्थान वाले थोड़ा सावधान रहो भाई, यहां पर हो सकता है कि नक्सलाइट एरिया या बॉर्डर एरिया का कुछ हो जाए। तमिलनाडु जो है 80 लोगों का रिस्पॉन्स है, 64.5 टॉपर के मार्क्स है, 43.11 एवरेज है, आराम से हो जाएगा यहाँ पे सिलेक्शन। 108 जो है वो महिलाओं के लिए है और 793 जो है पुरुषों के लिए। वैकेंसी भी भर के आई है। अब उसके बाद तेलंगाना पहुंचते हैं। तेलंगाना में 153 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया मुझे, 47 जो है वो एवरेज है, 49 महिलाओं के लिए, 389 पुरुषों के लिए वैकेंसी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। 3780 लोगों का डेटा है मेरे पास यूपी का। 92 जो है वो हाईएस्ट मार्क्स है, मैं मान सकता हूं 92 आ सकते हैं। 62.613 एवरेज आ रहा है, 62.163। बेहतर फाइट होने वाली है, बट वैकेंसी भी सबसे ज्यादा है। 276 वैकेंसी है महिलाओं के लिए और 2199 वैकेंसी है पुरुषों के लिए। इसमें बॉर्डर एरिया और नक्सलाइट एरिया शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड पे चलते हैं। उत्तराखंड में 352 लोगों का रिस्पॉन्स है, 74 लोग ऐसे हैं, तो 74 टॉपर के मार्क्स है, 58.159 जो है वो एवरेज मार्क्स है और 14 जो है वो महिलाओं के लिए है, 111 जो है वो पुरुषों के लिए वैकेंसी है। एंड लास्ट, बस खत्म हो गया। 880 लोग वेस्ट बंगाल से रिस्पॉन्स किए, 65.75 टॉपर के मार्क्स है। अगर आपके मार्क्स टॉपर के आसपास है ना, आप जिस स्टेट के उसके टॉपर के मार्क्स देखो ना, अगर आपके टॉपर के मार्क्स के आसपास पहुंच रहे हैं तो जयराम जी की लगाओ दौड़, टॉपर है ये, टॉपर तो सेलेक्ट हो गई ना। ये मतलब कई सारे लोगों का डेटा है भाई। तो 46.225 एवरेज मार्क्स है। अगर आपका एवरेज से बहुत पीछे चला गया तो घबराने की बात है, एवरेज के आसपास भी पहुंच रहे हो तो नॉर्मलाइजेशन में चांसेस बहुत बढ़िया बनेंगे। 126 जो है महिलाओं के लिए, 1004 जो है वैकेंसी। वेस्ट बंगाल की भी वैकेंसी काफी बढ़िया है। अब 14,256 लोगों का पूरा डेटा मैंने आपको एनालाइज करके दिया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस स्टेट का क्या कट ऑफ जा सकता है। एक बार ये डेटा हम लोग एवरेज वगैरह ये सब देख चुके हैं। पिछले साल क्या कट ऑफ गया था ये देखते हैं एक एक स्टेट का। पिछले साल जो कट ऑफ गया था आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश वाले थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी के मैंने पहले ही आपको बता दिया, असम राइफल्स के लिए मैंने कट ऑफ निकाला है जनरल एरिया का। ये कट ऑफ पिछले साल गया था 40, ये गया 38 ओबीसी के लिए, 35 एससी के लिए। इस बार क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, वैकेंसी भी थोड़ी सी कम हो गई है, तो वो सारे फैक्टर को कैलकुलेट करते हुए, नॉर्मलाइज मार्क्स निकालते हुए मैंने मीन डेविएशन से निकाला, तो पता चल रहा है कि 40 से 45 के बीच जिन बच्चों के मार्क्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, 40 से कम नहीं जाएगा, 40 से ऊपर ही जाएगा और 45 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 40 से 45 वाले सेफ रहेंगे, 40 से ऊपर है तो सेफ आप महसूस कर सकते हैं। ओबीसी में 38 से लेके 42 और एससी में भी 35 से लेके 40। बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं होता है, 40 38 उसी से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा और कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। ये है आंध्र प्रदेश का कट ऑफ। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं और ये मैं वो कट ऑफ आपको बता रहा हूं जो आपका पिछले साल गया था। तो उसको देखते हुए और इस साल के कट ऑफ के बीच में ये आपका वेरिएशन है। ठीक है, थक गया भाई। उसको देखते हुए ये आपका और उसका वेरिएशन है। बिल्कुल आप अपना स्टेट देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कहां से हैं आप और क्या जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में ओबीसी एससी का कट ऑफ पिछली बार भी नहीं था और मुझे नहीं लगता कि इस बार शायद वैकेंसी आई भी है। तो 36.61 और इस बार भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 से 40 के बीच में नंबर सेफ रहेंगे। ये डेटा भी बता रहा है क्योंकि ऑन एन एवरेज उतना ही जा रहा है। आप देखो जितना भी मार्क्स है ना वो एवरेज के आसपास होता है। जैसे 45.25 है तो ये एवरेज के आसपास ही रहेगा और ये रॉ स्कोर है, जबकि ये जो कट ऑफ निकला है ये नॉर्मलाइज वाला है और मैं ये जो बता रहा हूं ये रॉ स्कोर पे बता रहा हूं। तो दोनों में फर्क है। ये जो कट ऑफ फाइनली निकला था वो नॉर्मलाइज मार्क्स पे निकला था, ये किस पे निकला है, ये आपका मैंने किस पे निकाला, रॉ पर। तो अभी इसमें मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे वो बात अलग है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का बेटा अभी क्योंकि कैटेगरी वाइज मैंने ईडब्ल्यूएस का डेटा लिया नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस का आप ये मान लीजिए कि अनरिजर्व और ओबीसी के बीच में जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने फॉर्म भरा था ईडब्ल्यूएस का
तो अनरिजर्व और ओबीसी के बीच में जाएगा, अब उसके बीच में कहीं लाई करेगा। आप ये मान के चलिए, बहुत ऐसा वास्ट वेरिएशन नहीं आएगा। अरे कहीं कहीं पे तो देखोगे कि एसटी का कट ऑफ ऊपर चला गया है। अभी मैं दिखाऊंगा, एक जगह डेटा है जहां एसटी का कट ऑफ काफी ऊपर चला जाता है। आसाम की बात की जाए तो आसाम का कट ऑफ जो है वो 35 से 40 जाने की उम्मीद है जनरल में, 35 से 40 ओबीसी में, और एससी में भी 33 से 39 के आसपास जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये उम्मीद है और ये पिछली बार का डेटा है। ये मैं आपको पिछली बार का कट ऑफ इसलिए दिखा रहा हूं कि पिछली बार इतना गया था, इस बार वैकेंसी कम हो गई है, जस्ट हाफ भी नहीं रही, हाफ से भी कम है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये वेरिएशन रहने वाला है। ठीक, आगे बात करते हैं, आसाम का हो गया, बिहार की बात करते हैं। बिहार मोस्ट स्पेक्टुलर, इसका एवरेज काफी गया है बिहार का 61.76 मेरे डेटा में भी, और पिछली बार अगर आप कट ऑफ देखें तो 67, 65 एंड 49। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार का कट ऑफ हल्का सा ऊपर जाएगा, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी सी कम हुई है पिछली बार की तुलना में। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए वैकेंसी जो है वो 11 से 46 मेल के लिए है, 144 फीमेल के लिए है, तो इसको देखते हुए बिहार का कट ऑफ जो है वो 67 to 70 जाना चाहिए फॉर अनरिजर्व। ओबीसी 65 से 68 जाना चाहिए, और एससी 46 से 49 के आसपास जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आगे आते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का एवरेज थोड़ा सा कम रहा, 45.988, तो ये अंदाजा बता रहा है कि कम हो सकता है कट ऑफ। 57.59 पिछली बार गया था, इस बार 58 to 60 जा सकता है, 60 to 65 ओबीसी का जा सकता है, 50 to 50 है। आप कहोगे सर बिहार छत्तीसगढ़ में आपने ओबीसी का कट ऑफ क्यों बढ़ा के रखा है, पिछली बार भी ज्यादा गया था। जनरल का कट ऑफ 57 गया था, ओबीसी का कट ऑफ 62 गया था पिछली बार, आप चाहें तो देख सकते हैं पिछली बार के रिजल्ट पे। ठीक है, ठीक है, आगे आते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। बहुत हाई कट ऑफ जाने वाला है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में वैकेंसी भी इस बार बहुत कम है, 58.291 एवरेज आया है, और इसका कट ऑफ बिल्कुल 75 के आसपास टच करेगा। बहुत कम चांसेस है कि इसका कट ऑफ जो है 75 के आसपास ना जाए। दिल्ली बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है दिल्ली में, 73 तो पिछली बार गया है, इस बार मुझे नहीं लग रहा कि वो 74 से कम जाएगा, इससे ऊपर ही जाएगा। फाइनल कट ऑफ यही है भाई, फाइनल कट ऑफ यही है। गुजरात जो है 43.43 एवरेज गया, कट ऑफ भी इसका कम ही जाएगा, 44 से लेके 49 के बीच में वेरी करेगा फॉर जनरल, एंड 43 to 48 फॉर ओबीसी, एंड 40 to 43 एससी कैंडिडेट। ठीक है, इसके बाद बात करें आपका हरियाणा। हरियाणा का है 61.6108, आपका जो कट ऑफ जा सकता है वो 78 से 82 जा सकता है, 78 से 80 जा सकता है, और 70 से 75। भाई साहब हरियाणा और राजस्थान वाले सावधान रहो, इधर का कट ऑफ काफी गया, पिछली बार भी 80 गया था, 79 और 70 तो एससी का जा रहा था। सोचो भाई, है ना, बहुत ज्यादा है। अपना अपना आप स्टेट देखते जाओ, एक एक करके मैं जा रहा हूं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ जो है वो 70 से 75 जाने की उम्मीद है, 67 to 69 और 70 to 72 ये डेटा रहेगा हिमाचल के लिए। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, थोड़ा सा तेज करते हैं। जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा आसान रहेगा सिलेक्शन, यहाँ पे ओबीसी की सीट नहीं है, 43 to 48 एंड 48 to 55, तो ओबीसी को जनरल में फाइट करना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर झारखंड की बात कर ले तो झारखंड का एवरेज थोड़ा सा ठीक है, 53.76 एवरेज है, मतलब अगर झारखंड से है और आपका एवरेज मार्क्स के आसपास है तो आप सेफ जोन में, 53 है, 54 है, 55 है, तो आप सेफ जोन में, मतलब एवरेज के आसपास है। बाकी कट ऑफ जो है वो 55 to 59 जाने की चांसेज है, 55 to 59 और 34 to 40, ये पिछले बार के आंकड़े को देखते हुए कट ऑफ। कर्नाटका जो है 34.51 गया है यार, इसका एवरेज भी बहुत कम गया है, और इसका कट ऑफ भी पिछली बार भी बहुत कम गया था, इस बार भी कम ही जाएगा, 33 से 39 के बीच में इसका देखना जाएगा कट ऑफ। ये 35, 34, 35, 36 तो सिलेक्शन दे देगा कर्नाटका। अब भाई यूपी वाले पकड़ लो, पहले यूपी करा देता हूं। यूपी का एवरेज अच्छा खासा है 62.69, वैकेंसी भी अच्छी खासी है, पिछली बार भी एवरेज अच्छा खासा गया था, कट ऑफ 76.7368 फॉर जनरल एरिया, नक्सलाइट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। तो इस बार भी 70 to 80 के बीच में जाने के चांसेस हैं, क्योंकि डेटा में वेरिएशन बहुत था, टॉपर के मार्क्स ज्यादा है, अचानक से फिर बहुत कम हो गए हैं, फिर मतलब 60-65 के बाद झड़ी लग गई है, तो ये थोड़ा सा डेटा परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने इसका कट ऑफ 70 to 80 रखा है। मतलब मुझे भी तकलीफ हो रही थी कि कहां पर रखूं इसको, 65 to उसमें रखूं, तो नॉर्मलाइजेशन से 69 अराउंड निकल रहा था, मैंने कहा 70 to 80 ही रखते हैं। यूपी वाले ध्यान रखें, 70 to 80 फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी भी उसी कैटेगरी में 70 to 80, कम नहीं जाएगा। ये मत सोचना कि हर एग्जाम की तरह 5-5 नंबर कम चला जाएगा, 70 to 80 जनरल और ओबीसी का एक ही जैसा जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को गुस्सा आ रही होगी
कि मेरा ये क्या बता रहा है, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। भाई जो पेपर तुम करके आए हो, मेरे कट ऑफ बताने से तुम्हारा सिलेक्शन थोड़ा ना हो जाएगा। ये सिर्फ मूर्खतापूर्ण बात है कि ये जो कट ऑफ बता रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है। भाई मैं तो आंकड़े रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो मेरे पास आंकड़े आए मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया आपको। अब तुम्हारा सिलेक्शन इसके हिसाब से हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भाई पेपर तो तुम ही करके आए हो ना, अब क्या कर सकते हो, मौज काटो। ठीक, आगे चलते हैं। केरला की बात करें तो केरला का कट ऑफ पिछली बार रिजल्ट डिक्लेयर बाद में किया गया था, फिर वो डेटा मिला नहीं मुझे, तो 40 to 43 मेरे हिसाब से जाने के चांसेस है इस बार केरला के, और 40 क्योंकि 41 ही इसका एवरेज आ रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 63.75, फाइट और कहां पर हो सकती है, यहां पर भी थोड़ी सी फाइट हो सकती है 58 पॉइंट उत्तराखंड में। तो महाराष्ट्र में भी एवरेज ज्यादा ही नहीं जाएगा। तो एमपी का भी देखो 74 to 78, एमपी का बहुत ज्यादा जाता है तो 74 to 78, इसका डेटा में ज्यादा वेरिएशन नहीं था, इसमें ऑलमोस्ट सभी लोग 70 के आसपास थे, तो इस वजह से मैंने इसका 74 to 78 रखा है। बाकी और किसी स्टेट का आप जानना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं जानना चाहते तो अब ये देख लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद टॉपर के मार्क्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो है ये वो शिफ्ट है जो टफेस्ट शिफ्ट है। जैसे आप देखें कि 30 नवंबर वाली जो शिफ्ट है, अब ये मैंने बोला था ना, मैं आपको ये बता दूंगा कि किस शिफ्ट में क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई ये देखो, ये जो है ये 30 नवंबर की शिफ्ट 1 है, इसका एवरेज 46.9 है, सबसे कम है। यहां पर अगर टॉपर के मार्क्स 59 है तो 9 नंबर बढ़ने के चांस है इस डेटा के मुताबिक, यानी उसके मार्क्स बढ़ करके हो जाएंगे 68। फिर उसके बाद 17 नवंबर वाले के जो मार्क्स बढ़ने के चांसेज हैं उसके भी लगभग 9.2 नंबर बढ़ने के चांसेज हैं, तो उसके मार्क्स हो जाएंगे 69.234। 6 दिसंबर वाले के भी बढ़ने के चांस है, 6 दिसंबर शिफ्ट 3 बढ़ने के चांस है, 7 नंबर बढ़ने के चांस है 71। ये इस आंकड़े के मुताबिक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाने के बाद आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखो, और ये 22 नवंबर वाले के भी नंबर बढ़ेंगे। 22 नवंबर वाले का एवरेज निकल रहा है 55.36, तो अगर 81 नंबर है तो उसका 1.2 नंबर बढ़ जाएगा, 82.97 नंबर हो जाएगा उसका। मतलब ऐसा ये नंबर आपके बढ़ने, ये बढ़ने वाले नंबर है कि कितना नंबर किस शिफ्ट में बढ़ेगा, वो उस तरह से अरेंज किया गया है। सबसे ज्यादा जो नंबर बढ़ेगा वो 30 नवंबर शिफ्ट 1 का बढ़ेगा, अगर बढ़ने के सबसे ज्यादा चांस है तो वो 30 नवंबर शिफ्ट 1। समझ में आ गया? अभी मैं आपकी क्वेरीज ले रहा हूं, आप परेशान ना होइए। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं भाई कहां से घटना शुरू हो जाएगा। आपका घटना शुरू हो रहा है 15 दिसंबर शिफ्ट 1 से। थोड़ा सा मामूली सा फर्क पड़ेगा, मामूली सा फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। अगर आपके 62.5 नंबर है जो कि उस टाइम का टॉपर है, तो उसके नंबर घट करके 62.28 हो जाएंगे, थोड़ा घटने के चांसेस हैं। 16 नंबर शिफ्ट 1 एवरेज 58.32 है, एक नंबर 1.7 नंबर घटने के चांसेस हैं। और सबसे ज्यादा जो नंबर घटेंगे, सबसे ज्यादा जो नंबर घटने के चांसेस हैं इस डेटा के मुताबिक, वो लगभग 7 नंबर घटने के चांसेस हैं, और वो भी 8 दिसंबर शिफ्ट 1 के, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट शिफ्ट है, बहुत ज्यादा नंबर है बच्चों के इसमें। तो यहां पर इसके नंबर घट करके 78 के आसपास पहुंच सकते हैं। अब एक बात ये भी समझिए, अगर मैंने बोल दिया कि किसी शिफ्ट के नंबर घटेंगे, तो ऐसा नहीं है कि सबके नंबर घट जाए, ऐसा नहीं है कि सबके नंबर घट जाए, या ऐसा नहीं है कि सबके नंबर बढ़ जाए। आप टॉपर के जितना करीब होंगे आपके नंबर में वेरिएशन उतना कम होगा, आप टॉपर से जितना दूर होंगे आपके नंबर में वेरिएशन उतना ज्यादा होगा, आप मीन से जितना दूर होंगे आपके नंबर में उतना ज्यादा वेरिएशन होगा, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि कितने टॉपर के नंबर हैं। लेट अस सपोज मेरे पास, मैंने बोला 8 दिसंबर शिफ्ट 1 के मेरे पास 1000 बच्चों का डेटा है, लेट अस सपोज। तो उन 1000 बच्चों में जो सबसे ज्यादा नंबर वाला बच्चा है उसको मैंने टॉपर मान लिया उस शिफ्ट का, है ना। तो मेरे को नहीं पता कि टॉपर कितने नंबर, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मेरे को जो, जैसे आपने मुझे नंबर दिए और 1000 बच्चों में जो सबसे ज्यादा नंबर थे उसको मैंने टॉपर मान लिया, ठीक है। और किसी को दिक्कत? जी नहीं, मैं रिटेन का बता रहा हूं, क्योंकि मैंने रिटेन को एनालाइज किया। मैं रिटेन के मार्क्स एनालाइज करूंगा तो ही तो मैं आपको उसका कट ऑफ बताऊंगा। मैं रिटेन का ही कट ऑफ बता रहा हूं, मैं और कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूं। फिजिकल एलिजिबिलिटी का कट ऑफ मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि उसको प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं कि घट सकते हैं। तो मैं आपको एक्यूरेट डेटा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं चांसेस ये कह रहा, आंकड़े 14,000 लोगों बच्चों का डेटा ये कह रहा है कि यहाँ पे मार्क्स बढ़ रहे हैं और यहाँ पे घट रहे हैं। ओबीसी में 63.75 में कुछ चांस है, यूपी में 63.75। शिफ्ट बताओगे तो चांस बनेगा, क्योंकि चांस तो सभी में है, नॉर्मलाइजेशन है, कभी बढ़ भी सकता है कभी घट भी सकता है। आप चांस आप पूछो मेरे से, मैं आपको उसके हिसाब से बता पाऊंगा। आप शिफ्ट बताओगे तो ही मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा, बिना शिफ्ट के मेरे पास जानकारी नहीं।
ठीक है, और कोई? एनटीपीसी में 48 है, ईडब्ल्यूएस चेन्नई से रिजल्ट होगा या नहीं, कोई आइडिया नहीं है यार। अभी इसका पूछो, एसएससी जीडी का जो पूछना, अभी यही भरा है मेरे दिमाग। कट ऑफ के कितने नंबर ऊपर फाइनल पक्का होगा? ये मान के चलो यार कि अमूमन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके भी आपके 70 के आसपास होंगे किसी भी स्टेट में, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए उस स्टेट में, 70 के आसपास। 15 दिसंबर थर्ड शिफ्ट। क्या तुम्हारी तो कठिन वाली शिफ्ट हो गई क्या? ढूंढो अपनी शिफ्ट ढूंढो। शिफ्ट 1 मिली, ये है 15 दिसंबर थर्ड शिफ्ट। 60.04 एवरेज है। 60.04, आप कितने बता रहे हैं? 63.5। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है दोस्त, बुरा नहीं मानना, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। किसी स्टेट से हो, किसी स्टेट से हो, अभी स्टेट भी तो मैटर करेगा इसमें, इसका कट ऑफ बताना इतना आसान नहीं होता। किसी स्टेट से हो, स्टेट बताइए, स्टेट। यूपी मुश्किल है भाई, यूपी में मुश्किल है, मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, लेकिन मुश्किल है, आंकड़े नहीं कह रहे हैं। $58.5, ये स्टेट वाइज कट ऑफ बताई तो थी आपको यार, ये वाली देख लो, उससे ज्यादा पता चलेगा अच्छे से। यूपी 68 पे हुआ था एससी का पिछली बार सिलेक्शन फाइनल, 68 पे, और ये वो डेटा है जो डीएमई के लिए बुलाए गए थे। ओबीसी यूपी से 64.25, 22 नवंबर सेकेंड शिफ्ट। देखो यार, अगर नंबर बढ़ के तुम्हारे, अभी ये देखो, ये मैंने नंबर लिखे हुए 70 से 80। अब आप अपना शिफ्ट वाला ये डेटा मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं, आप अपनी शिफ्ट देख लो और उसमें देख लो कि कितने मार्क्स आपके पड़ रहे हैं, उस हिसाब से जोड़ लो। अगर आप उस जगह पे पहुंच रहे हो, 70 to 80 के बीच में पहुंच रहे हो, तो हो जाना चाहिए। इधर हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा फिर, है ना। गर्ल्स का नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे भाई, आप बताइए तो। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, 64.25 कैटेगरी तमिलनाडु। तमिलनाडु वाले रुक जाओ यार, मैं देखकर बताता हूं आपको। एसटी का डेटा नहीं था, बहुत कम डेटा था, मुश्किल से मुश्किल मेरे पास जो डेटा आया वो 100 बच्चों का डेटा आया, वो भी अलग अलग स्टेट पे है, तो मैं उसको एनालिसिस कैसे करता, तो एसटी हटाना पड़ा मुझे। सर मेरा ओबीसी 63.75 ओबीसी में है, कुछ चांस है यूपी में। 6 दिसंबर शिफ्ट 1, 6 दिसंबर शिफ्ट 1 चांस है भाई। 55.2 एवरेज है, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, तो अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो आपका चांस है। जहां पे मार्क्स बढ़ रहे हैं वहां पे चांस है, जहां पे घट रहे हैं वहां पे दिक्कत है ना। और बताओ, और कौन? राजस्थान 68 ओबीसी शिफ्ट 1 16 नवंबर। राजस्थान 61 शिफ्ट 1 16 नवंबर, 16 नवंबर शिफ्ट 1। यार मुझे एक्सेल लेके बैठना चाहिए था, ये तो गड़बड़ हो गया डेटा में था। 16 नवंबर, 16 नवंबर शिफ्ट 1, 16 नवंबर शिफ्ट 1, 16 नवंबर शिफ्ट 1। भाई थोड़ा सा नंबर कम होने के चांस है, बट परेशान ना होइए, आपके मार्क्स ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, आपका जितना है उतना रहने के चांस है। 64.75 तो मुझे टॉपर के मिले हैं 16 नवंबर में, आप ही के थे क्या? तो ये तो टॉपर के मार्क्स पहुंच गए तुम, चांस है भाई। लेकिन राजस्थान है, कट ऑफ ज्यादा जाता है, चांस है, इसमें चांस है। 7 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट बिहार, 7 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट बिहार, 7 दिसंबर, वेरी 7 दिसंबर, 7 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट। भैया टॉपर के मार्क्स बहुत हैं, एवरेज भी बहुत है, बिहार का एवरेज भी बहुत जाता है, अब नंबर बताओ तुम अपने। गुजरात का बोलो ना, बोलता हूं। 55 नंबर ओबीसी कम है यार। गुजरात का
ले भैया गुजरात का बताता हूं, ले भैया गुजरात 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 ही है। गुजरात का एवरेज कम है भाई, 43.43 है, एवरेज जाता भी कम है, कट ऑफ यहां पर मिल जाएगा। जनरल एरिया का नक्सल में तो और कम जाएगा, गुजरात तो और कम जाएगा भाई। सर वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल देख लो भाई, ये ऐसा करता हूं मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, आप देख लेना। वेस्ट बंगाल का भाई देख लो, वेस्ट बंगाल का 44-50 44-50 44-50 तीनों, ओबीसी एससी और जनरल सब उसी कैटेगरी में लाई करता है, ऑलमोस्ट सेम डेटा है इनका। ये पिछली बार के कट ऑफ है और ये इस बार का कट ऑफ जाने के चांस है फॉर पीईटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, हाँ जी। हिमाचल का बता दो, देखो अब सब स्टेट के आ गए, अभी तक कहां थे, अभी तक बताया था तो हिमाचल का ये है भैया, हिमाचल का लंबा जाएगा 70 75 67 69 70 72, ये है। पिछली बार ये गया था, पिछली बार ये गया था, ये देख लो, ये मैं बता रहा हूं एफ पोस्ट के लिए बता रहा हूं, एफ पोस्ट फॉर जनरल एरिया, जनरल एरिया, नक्सलाइट का नहीं बता रहा हूं, बॉर्डर का नहीं बता रहा हूं, ये पिछली बार गया था, ये इस बार जाने के चांस है। सर मेरे 52 है, एमपी से हूं, 22 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट ओबीसी, 63 राजस्थान जनरल 9 दिसंबर सेकंड शिफ्ट, 63 राजस्थान में ज्यादा जाएगा भाई, अब शिफ्ट के बाद से देख लो। राजस्थान का देखो 78 85, राजस्थान का तो सबसे ज्यादा जा रहा है, ये राजस्थान का है 79 83, 79 से 83 के बीच में होना चाहिए आपका अगर ओबीसी है तो। अब मैं क्या करूं, कट ऑफ ही इतना जा रहा है यहाँ पे, ये देखो ये 63.51 है, वैकेंसी भी राजस्थान में कम है, कट ऑफ ज्यादा जाएगा। ईडब्ल्यूएस का नहीं बता पाऊंगा। 7 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट बिहार, 7 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट बिहार, देखो पहले 7 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट ढूंढो कहां है। सात दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट ये है भाई, बताया था ना 82, बिहार में चांसेस कम है, कम है भाई। यार कम मत पूछो ऐसे, तुम लोगों को गड़बड़ लग जाएगा। महाराष्ट्र में कितनी मेरिट लगेली, महाराष्ट्र में, यार महाराष्ट्र का कम है भाई, 55 55 55 तीनों में, क्योंकि ऑलमोस्ट सीटें कम रहती हैं, इसका कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही जाता है। जनरल ओबीसी एससी का पिछली बार इतना गया था, इस बार इतना जाने से पिछली बार जितना ही जाएगा। सीट थोड़ी ठीक है इस बार, 1237 है, 52.57 एवरेज है, यानी महाराष्ट्र में किसी का भी नंबर अगर 52.57 के आसपास है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन के बाद चांसेस है। ठीक है, चलो भाई, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखता हूं, बाकी मैं ये डेटा आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप थोड़ी देर बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक कर लेना, मैं आपको 1 से 1.5 घंटे बाद ये डेटा प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप कमेंट में लिख दो, कोई और डाउट होगा, कोई भी परेशानी होगा तो बेहतर है ना, क्योंकि अभी मुझे जाने दो, अभी मैं बहुत थका हुआ हूं, क्या करूं, यही करता रहूं क्या। खाजा फारगुन, सर 1 दिसंबर शिफ्ट 1 यूपी 57.75, कैटेगरी 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 57.75 कम है। ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी मैंने निकाला नहीं है, लेकिन आप उसे जनरल और ओबीसी के बीच में मान लें। हाँ बिहार नक्सल एरिया में कम चला जाएगा, 67.75 आ जाएगा आपका, 67.75 नक्सल एरिया में आ जाएगा आपका, आ जाना चाहिए, मतलब अच्छा स्कोर है उससे। बाकी आप लोग ये नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर जब तक मान लो पीडीएफ नहीं मिलेगी तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल आप, मैं हट जाता हूं, आप मेरी तस्वीर ना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप जो है खुद से डेटा एक बार देख पाओ। ये वाला डेटा आपके काम का है, ये आंध्रा कर्नाटका का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, मेरा बैटरी जा रहा है फोन का, या फोन का कैमरे का, ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप बाद में खुद से देख सको कि कहां पर क्या एवरेज गया था। ये जो बीच में लिखा हुआ है ना, ये पिछला एवरेज है, और ये अभी का एवरेज, मतलब अभी का वो आने वाला है, ये ले लो, ये किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे,
ये वाला ले लो, ये इजी शिफ्ट और तब शिफ्ट बताएगा। ये एवरेज के मार्क्स हैं, ये टॉपर है, ये कितना इंक्रीज हो सकता है, तो टॉपर के फाइनल मार्क्स कितने हो सकते हैं वो लिखा होगा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप खुद से अपने हिसाब से देख सकोगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी जो शिफ्ट होगी वो पता नहीं कहां पर होगी, तो आप अपने हिसाब से उसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख लो। ये पूरा डेटा मैंने एनालाइज करके आपको दे दिया है। अब फाइनली आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से डील करते हो। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको कट ऑफ बताया है, मैंने रिजल्ट आपको घोषित नहीं किया है, तो थोड़ा सा समझदारी का परिचय दीजिए। और जिन लोगों को लग रहा है कि मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, इस पूरे 14,000 डेटा का जो एवरेज आया है वो 56.82 आया है, 56.82 यानी कि 56.82। आप कहोगे सर एवरेज का क्या मतलब है? एवरेज का मतलब यह कि अगर आपके मार्क्स 56.62 आ रहे हैं और आप किसी भी स्टेट से हैं, तो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद चांस बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं बनेगा। तो यहां वाले जो बच्चे हैं 56.62 से अबव वाले, किसी भी एरिया से हो, मतलब आप फिर वो वैकेंसी पे डिपेंड करेगा, फिर आपके स्टेट पर डिपेंड करेगा, फिर आपकी शिफ्ट के टॉपर पर डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी 56.62 वाले जितने भी बच्चे हैं वो एक बार दौड़ वौड़ अपनी बनाए रखें, उनका चांस लग सकता है, वो किसी भी एरिया से। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत सारी चीजें और डिपेंड करेंगी। तो ये आंकड़ा है सिर्फ, ये आपका रिजल्ट नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ आप अपने ज्ञान के लिए, अपनी उत्सुकता को शांत रखने के लिए कीजिए। और इतनी देर से वीडियो देने के लिए आपसे एक बार फिर से मैं माफी चाहूंगा, और माफी चाहूंगा कि मुझे जाना ही पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।